हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। प्रीवियस वीडियोस में हम जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, है ना। आज भी दो जनरल प्रॉपर्टीज़ हम करने वाले हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। फर्स्ट है क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, एंड दूसरी है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़, है ना। ये एक अच्छे कैटलिस्ट क्यों होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स गुड कैटलिस्ट के जैसे बिहेव करते हैं बहुत सारे रिएक्शंस में, प्रोसेसेस में, तो ये किस कारण होता है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों फॉर्म करते हैं। ओके, चलिए तो क्या लिखा है, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बिकॉज, है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्यों फॉर्म करते हैं, इसका फर्स्ट रीजन है स्मॉल साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एटम्स एंड आयंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, हमने ये चीज पढ़ रखी है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई में कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते जाते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है ना। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ में जो एटॉमिक रेडियाई या आयोनिक रेडियाई है वो डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है। और लास्ट के दो एलिमेंट्स के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कॉपर एंड जिंक, 3D सीरीज की बात करूं तो कॉपर एंड जिंक में जो एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो पहले डिक्रीज होती है, फिर बाद में लास्ट के दो एलिमेंट्स के लिए इंक्रीज हो जाती है। सो यही लिखा है यहां पर कि स्मॉल साइज, है ना, जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं उनका साइज स्मॉल होता है, और जितना स्मॉल साइज होगा न्यूक्लियर चार्ज उतना ही हाई होगा। यह बात आपको अच्छे से पता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली पकड़ कर रखेगा, है ना, कहीं जाने नहीं देगा। तो इसीलिए अगर स्मॉल साइज है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, हाई होगा। ये बात तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, सभी को पता होनी चाहिए ये बात। साइज स्मॉल है तो न्यूक्लियर चार्ज हाई रहेगा, अगर साइज बड़ा है तो जो सेंटर में न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ में इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा, यानी कि लूजली बॉन्डेड रहेगा वो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के साथ में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, स्मॉल साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज, बस इतना सा याद रखना है। साइज स्मॉल रहता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज रहता है। सो इसीलिए जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट रीजन क्लियर है। चलिए सेकंड देखते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स इन विच लिगेंड कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, है ना। ये लिगेंड क्या है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, ये सब कुछ हम क्लियर करके आए हैं यूनिट नंबर 9 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, है ना। लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड कितने टाइप्स के होते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने वहां पर डिस्कस किया था। अगर आपको डीपली इसके बारे में जानना है, लिगेंड के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है ज़्यादा, तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा लिगेंड एंड इट्स टाइप्स। अलग अलग टाइप्स के होते हैं लिगेंड्स। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, हमें पता है वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, n-1 डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है। n-1 डी जो ऑर्बिटल होता है ट्रांजिशन मेटल्स में वो क्या होता है, वैकेंट होता है, एम्प्टी होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए वैकेंट डी ऑर्बिटल है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। बिल्कुल सही बात है भाई, इसके पास रखने की जगह है, इलेक्ट्रॉन्स ये रख सकता है। सो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा। किससे एक्सेप्ट करेगा, लिगेंड से एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि लिगेंड का काम ही यही होता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर इतना डीपली मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो टॉपिक अलग है, ये टॉपिक अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है कि जो वैकेंट डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस है, इसीलिए यहाँ पर जो लिगेंड्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर सकते हैं। और जो सेंट्रल मेटल एटम होगा, है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम के जैसे एक्ट करते हैं। तो ये क्या करेंगे, जो मेटल्स हैं ये क्या करेंगे, लिगेंड से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे मेटल्स। ठीक है, और फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, और इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, है ना। जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो अच्छे कैटलिस्ट क्यों होते हैं, क्या कारण है इसका।
चलिए देखते हैं क्या लिखा है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट बिकॉज, है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स और उनके कंपाउंड्स भी, है ना, क्या करते हैं, गुड कैटलिस्ट का काम करते हैं, अच्छे कैटलिस्ट का काम करते हैं बहुत सारे रिएक्शंस में। क्यों करते हैं? तो इसका फर्स्ट रीजन है देयर एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं हमें पता है, फिर से मैं आपको बताऊं, n-1 डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है। ये बात अपने दिमाग में पूरी तरह से फिट कर लीजिएगा। ठीक है, जो रीजन बेस्ड क्वेश्चन है उनमें ये बात 110% आएगी कि इनमें n-1 डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो n-1 डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है, एम्प्टी होता है ना। तो ये क्या करता है, जो डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये क्या करता है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाता है ना। तो ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर कोई रिएक्शन हो रही है उसके अंदर अगर हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स एज अ कैटलिस्ट यूज किया है, तो यहां पर ये ट्रांजिशन मेटल्स क्या करेंगे, इनमें n-1 डी ऑर्बिटल वैकेंट रहता है। सो ये अपनी सरफेस के ऊपर बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को चिपका लेंगे, है ना। परमानेंटली नहीं चिपकाएंगे, परमानेंटली फिक्स नहीं होंगे, ज्वाइन नहीं होंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ये बात आप ध्यान रखिएगा, है ना। परमानेंटली नहीं होंगे, टेम्पररी चिपक जाएंगे, टेम्पररी उनके पास में आकर के जुड़ जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, है ना। तो भैया अगर कोई कैटलिस्ट हमने लिया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के रूप में, तो उस ट्रांजिशन एलिमेंट के सरफेस के ऊपर बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स चिपक सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें n-1 डी ऑर्बिटल वैकेंट रहता है, एम्प्टी रहता है। सो इसलिए ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के लिए। क्लियर बात है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दे शो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट वाला वीडियो हम करके आए हैं पहले, है ना। तो ये क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, यानी कि मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। जैसे मैग्नीज की बात करें तो ये +2 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ना। 4D सीरीज एंड 5D सीरीज में +8 तक जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शो होती है ना, रुथेनियम और शायद ओस्मियम के द्वारा, है ना। तो +7 मैग्नीज के द्वारा, +8 और +8 4D एंड 5D सीरीज में +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है। तो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर सकता है कोई एक मेटल। ठीक है, सो यहां पर लिखा है दे शो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स टू द रिएक्टेंट्स दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। जैसे कि हम ऊपर पढ़ के आए हैं, क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं एंड लोअर्स देयर एक्टिवेशन एनर्जीज। ठीक है, देखिए ये क्या करते हैं, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं रिएक्टेंट्स को। इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देते हैं, रिएक्टेंट्स को। अब इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट को दे देंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को दे देंगे, तो फिर क्या होगा, कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होगा, कॉम्प्लेक्स बनेंगे, और कॉम्प्लेक्स बनेंगे तो फिर क्या होगा, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाएगी। लो एक्टिवेशन एनर्जी पाथ प्रोवाइड करवाते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम ही यही होता है कि लो एक्टिवेशन एनर्जी पाथ प्रोवाइड करवाना रिएक्टेंट्स को, सो जल्दी से फास्टली, स्पीडली, रैपिडली रिएक्शन हो जाए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्लियर। थर्ड देखते हैं, they combine with reactant molecules to form transition states and lowers their activation energies, है ना। फिर से वही बात आ गई, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ही जो रिएक्शन है वो रैपिडली हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये कंबाइन हो जाते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ में। जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही आपको क्लियर करवाया था कि लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के लिए। तो यहां पर क्या होता है कि उनकी सरफेस के ऊपर, है ना, जो मेटल्स हैं ट्रांजिशन मेटल्स, तो उनकी सरफेस के ऊपर बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आकर के टेम्पररी अटैच हो जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के साथ में, और क्या फॉर्म करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं।
है ना। हमें पता है कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे और प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, फिर ट्रांजिशन स्टेट बनती है यानी कि इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, और वो इंटरमीडिएट जब डिकम्पोज होता है तब जाकर के हमें कोई प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है यहाँ पर, है ना। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ में कंबाइन हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, और फिर ट्रांजिशन स्टेट यानी कि इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं, और ये क्या करते हैं, लो कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है, जैसा कि फाइनली डिवाइडेड आयरन किस में यूज किया जाता है, हैबर्स प्रोसेस में। अमोनिया मैन्युफैक्चर की हैबर्स प्रोसेस में फाइनली डिवाइडेड आयरन का यूज किया जाता है ना। रिएक्शन अगर मैं लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। यहां पर हम आयरन पाउडर का यूज करते हैं, फाइनली डिवाइडेड आयरन पाउडर का यूज कर सकते हैं, है ना। अब क्यों करते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए कि ये आयरन का एक टुकड़ा है, लोहे का एक टुकड़ा है ना। अब इसकी सरफेस तो सिर्फ इतनी सी है ना। इसकी सरफेस कितनी है, ये यहाँ पर आकर के चिपक सकते हैं। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर आकर के चिपक सकते हैं। अब अगर मैं इस आयरन के टुकड़े को कुछ इस तरह से पाउडर फॉर्म में कर दूं, है ना, ये पाउडर फॉर्म में कर दूं, तो इसी आयरन से बहुत सारा सरफेस एरिया हमें मिल सकता है। पहले थोड़ा कम सरफेस एरिया था, अब देखिए बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया हो गया है। तो हर एक जो बारीक पाउडर है उससे आकर के मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है, नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का। तो देखिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करवा दिया है अब इस आयरन पाउडर ने। सो इसीलिए बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आकर के इनसे चिपक सकते हैं। सो इसीलिए ये एक अच्छे कैटलिस्ट के जैसे बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, तो हैबर्स प्रोसेस में, अमोनिया मैन्युफैक्चर की हैबर्स प्रोसेस में फाइनली डिवाइडेड आयरन का यूज किया जाता है, और फिर V2O5 मींस वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज कहां पर किया जाता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, है ना। कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसकी है, H2SO4 फॉर्मेशन की, है ना। H2SO4 यानी कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेशन की या मैन्युफैक्चर की कॉन्टैक्ट प्रोसेस में V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आज जो दो जनरल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स एंड लास्ट है आज की कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, तो ये दोनों ही आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम अच्छे से मक्खन हो गई होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। देखिए मेहनत बहुत हुई है इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वीडियो देखने के बाद लाइक करना है, शेयर करना है सभी बच्चों को। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करना है। ठीक है, चलिए गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।